Dear students, I am taking up this chapter on the request of few students. दो तीन बातें मैं इसके बारे में आपको कहना चाहती हूँ that this chapter of history is little difficult and after I think a gap of 10 years it is coming. तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से इसको जहाँ पे आपको नहीं समझ में आए बार बार इसको देखिएगा। आपको मैं रीड बिटवीन द लाइंस वाले तरीके से मैं इसको करूंगी and will try to make it as easy as possible. कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेज दीजिएगा। And here I am starting with the chapter The Baking of a Global World. Globalization इकोनॉमिक्स में पढ़ा था आपने। Globalization means interlinking of the world economy. इस चैप्टर में आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो कैसे ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट हिस्टोरिकली हमारे ट्रेड पे हुआ, माइग्रेशन पे हुआ, पीपल इन द सर्च ऑफ वर्क, मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड सो ऑन. इवन यू विल कम टू नो अबाउट द फूड ऑल्सो. द फूड जो हम डेली यूज में खाते हैं वो फूड का भी कैसे इम्पैक्ट हुआ मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर में आपके पढ़ेंगे. And as we think about the dramatic and visible signs of global incorrectness in our daily life, we need to understand the phases through which this world in which we live has evolved. कहने का मतलब ये है कि हम कई बार ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस के एग्जाम्पल्स देखते हैं. सबसे बड़ा एग्जाम्पल ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस का बहुत इन्यूमरेबल है. आई वोंट डिस्कस दोज एग्जाम्पल्स, पर आप देखते हैं न्यूज है, आप देश विदेश की न्यूज देखते हैं, तो हमें ये समझना जरूरी है कि ये फेजेस कौन कौन से थे इन विच द वर्ल्ड इट हैज इमर्ज्ड. ऑल थ्रू हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटीज दे हैव बिकम मोर इंटरलिंक्ड. मतलब अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें, फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स ट्रेवलर्स, traders, priests, and pilgrims, they traveled vast distances. आप देखिए बहुत दूर दूर तक वो गए थे नॉलेज के लिए. फाहियान ह्यून साइंस 6 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, आपको याद होगा. कुछ लोग गए अपॉर्चुनिटी के लिए, कुछ अपनी स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए आए, और टू एस्केप परसिक्यूशन, कुछ यहाँ बचने के लिए आए, कहीं छुपने के लिए आए. दे कैरी, मतलब मैं ये इंडिया की ही बात नहीं कर रही हूँ, पर इंडिया उस समय, इंडिया और चाइना, माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी मीन्स शॉकिंग तो नहीं मैं कहूंगी, उस समय इंडिया बहुत ज्यादा एक चढ़ता हुआ सितारा था. मेरे ख्याल से कुछ बच्चे जिनको मैंने 6 में भी पढ़ाया था, और वो और भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा भी होगा. मैंने 6 की हिस्ट्री में खास तौर से बच्चों को ऐसे समझाती थी, 6 की हिस्ट्री इज आवर ओन हिस्ट्री. उस समय इंडिया वाज लाइक अ शाइनिंग स्टार. लोग इंडिया को ऐसे देखते थे, इंडिया को जाने के लिए, जैसे आज आप लोग यूरोपियन और अमेरिका जाने की इच्छा रखते हो, लोग इंडिया आने की इच्छा रखते थे. दे कैरीड गुड्स, मनी, वैल्यूज, स्किल्स ऑल्सो, सीखने की कला, आइडियाज, इन्वेंशंस, नई नई इन्वेंशंस में, और कई इन्वेंशंस तो इंडियंस ने ही करी है. इवन जर्म्स एंड डिजीजेस वर आल्सो कैरिड. ये जो वर्ड है, ये भी इसके बारे में आपको आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे आप, जर्म्स और डिजीजेस कैसे कैरी हुए. एज अर्ली एज 3000 BC, एक्टिव कोस्टल ट्रेड, इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुआ, एंड विद प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया, जो आज वेस्ट एशिया में है, फॉर मोर देन अ मिलेनियम. कौड़ी, कौड़ी अगर आपको पता हो, सीशल होते हैं कौड़ी, सीशल को कहते हैं. कभी होगी लाइव क्लास में दिखाऊंगी, आप लोगों ने देखे होंगे ना, कौड़ी से पहले लोग खेला करते थे. एंशियंट टाइम में कौड़ी से बहुत एक बहुत चेस जैसे होता है, जैसे आपकी लूडो होती है ना, ऐसे कौड़ी होती थी. तो ये हिंदी में इसको कौड़ी बोलते हैं, वैसे सीशल्स होते हैं ये, जैसे शंख होते हैं ना उसी मेटल के. इसको करेंसी की फॉर्म में यूज किया जाता था. From the Maldives found their way to China and East Africa. Maldives से वो चाइना और अफ्रीका में आते थे. Long distance spread of disease carrying germs
7th सेंचुरी में देखा जा सकता है। मतलब दूर दूर से जो लोग आते थे, जो आज हम कोविड की बात कर रहे हैं, इसका जो हिस्टोरिकली भी ऐसे डिजीज होते थे कि लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके आते थे। और 7th सेंचुरी की बात कर रही हूँ मैं। एंड बाय द 13th सेंचुरी इट हैड बिकम एन अनमिस्टेकेबल थिंग। मतलब 6 सेंचुरी बीच में, 7th सेंचुरी से वो ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके आते थे, और कुछ लोगों को डिजीज होते थे, वो जिस कंट्री में जाते थे उस कंट्री में वो डिजीजेस फैल जाते थे। और ये एक ऐसा लिंक हो गया अनमिस्टेकेबल, जिसमें कोई गलती नहीं हुई। नाउ आई एम मूविंग अहेड, सिल्क रूट। आप लोगों ने 6 में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से सिल्क रूट के बारे में। फिगर 2 ये एक पेंटिंग है जिसमें चाइनीज के पेंटिंग डिपिक्ट हो रही है सिल्क रूट। सिल्क रूट्स बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्री मॉडर्न ट्रेड का। प्री मॉडर्न मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से पहले जो प्री मॉडर्न ट्रेड है, कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। नेम सिल्क रूट्स हमारे को क्या पॉइंट आउट करता है? इसका नाम सिल्क रूट पढ़ा क्यों? क्योंकि वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क बहुत ज्यादा जो है वो कार्गोज में लेके, और बहुत पॉपुलर थी। आज फैशन में नहीं है। आप लोग अपनी मदर से पूछेगा कि चाइनीज सिल्क हो सकता है उनके पास, कुछ लोग बेड कवर वगैरह बना दिया उन्होंने। तो चाइनीज सिल्क पहले के टाइम में बहुत पॉपुलर होती थी। एक तो शाइनिंग होती थी, सिल्क होती थी, एंड वेरी इजी टू मेंटेन, वॉश एंड जस्ट वेयर। तो वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज इस रूट से जाते थे, इसीलिए इस रूट का नाम पड़ा चाइनीज सिल्क रूट। चाइना से होकर जाता था ये रूट। हिस्टोरियंस ने आइडेंटिफाई किया बहुत सारे सिल्क रूट, लैंड से भी, सी से भी, निटिंग टुगेदर वास्ट रीजन्स ऑफ एशिया। बहुत सारे एशिया के कई रीजन्स को एक साथ उन्होंने जोड़ लिया था, लिंक किया था एशिया को विद यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका। लिंक किया था यूरोप और नॉर्थन अफ्रीका के साथ। नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार आप लोगों को पॉलिटिकल मैप से भी ये समझा दूंगी, जो वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप है, कि कैसे लिंक किया था एशिया विद यूरोप एंड नॉर्थन अफ्रीका। दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड, क्रिश्चियन एरा से पहले ये सिल्क रूट एग्जिस्ट करते थे, एंड थ्राइव्ड टिल 15th सेंचुरी। पीछे पेजेस में हमने 7th सेंचुरी की बात करी थी, हमने 13th सेंचुरी की बात करी थी। नाउ इन दिस टॉपिक वी आर स्टडिंग अबाउट द 15th सेंचुरी। चाइनीज पॉटरी ऑल्सो ट्रेवल्ड थ्रू सेम रूट। चाइनीज पॉटरी ये जैसे आप फैंगशुई वगैरह देखते हो ना, ये चाइनीज और जापानीज, ये चाइनीज पॉटरी भी एक बहुत पॉपुलर थी उस समय, ट्रेवल करती थी, मतलब सामान जाता था इस रूट से। टेक्सटाइल्स भी जाते थे, और स्पाइसेस इंडिया से जाते थे, इसी रूट से जाते थे। टेक्सटाइल्स इंडिया से, कॉटन टेक्सटाइल आपको पता है इंडिया का सारे वर्ल्ड में बहुत फेमस था। और स्पाइसेस, मिर्च मसाले वहां पे खाते नहीं थे, पर प्रिजर्वेशन के लिए वो यूज करते थे। इन रिटर्न प्रीशियस मेटल्स फ्लोट फ्रॉम यूरोप टू एशिया। आप देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसके रिटर्न में वो पैसे की जगह प्रीशियस मेटल आते थे। इसीलिए इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था। एंड दिस इज नॉट, आई एम एग्जेगरेटिंग, ये सब फैक्ट्स है। इंडिया उस समय बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था। दीज प्रीशियस मेटल गोल्ड एंड सिल्वर फ्लोड फ्रॉम एशिया टू यूरोप टू एशिया। मतलब लोग पेमेंट जो है वो गोल्ड और सिल्वर में करते थे। हमारा फॉरेन एक्सचेंज उस समय बहुत अच्छा था। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंजेस वेंट हैंड इन हैंड। ट्रेड के साथ में कल्चरल एक्सचेंजेस भी होते थे। क्रिश्चियन मिशनरीज, अगर 11th में जब आप जाएंगे, अगर हिस्ट्री लेंगे, तो ये मुस्लिम टीचर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, क्रिश्चियन मिशनरीज के भी बारे में पढ़ेंगे। अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलमोस्ट सर्टनली वो इस रूट से ट्रेवल करते थे। मुस्लिम टीचर्स भी ट्रेवल करते थे। एंड मच बिफोर ऑल बुद्धिज्म ईस्टर्न इंडिया में इमर्ज हो गया था। ईस्टर्न इंडिया मतलब मैं अगर बात कर रही हूँ तो बिहार, इस एरिया की बात कर रही हूँ। और वैसे ईस्टर्न इंडिया आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी है, पर मैं ईस्टर्न इंडिया की बात कर रही हूँ। बुद्धिज्म इमर्ज हुआ था ईस्टर्न इंडिया से, और सभी डायरेक्शन में स्प्रेड हो गया था थ्रू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन द सिल्क रूट। मतलब ट्रेड के साथ में कल्चर भी स्प्रेड होता था। फूड ट्रेवल्स, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है। आई होप यहाँ तक बचे आप लोगों को सिल्क रूट के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप एक दो बार देखेंगे तो आपको मेरे ख्याल से लर्न भी हो जाएगा।
पहले चैप्टर को समझिएगा देखकर, उसके बाद मैं रिवीजन वीडियोस जो हैं वो भी डालूंगी इसकी, और आई विल ट्राई कि मैं आफ्टर अ लॉन्ग गैप आई एम अपलोडिंग नाउ ऑन द रिक्वेस्ट, सो मैं इसकी रिवीजन वीडियोस भी और रेगुलर ही इसको चैप्टर को कंप्लीट करूंगी मैं, क्योंकि दिस चैप्टर विल टेक अ वीक। फूड ट्रेवल्स, स्पैगेटी एंड पोटैटो। फूड जो है, अब आप देखिए कुछ ऐसे फूड जो आप लोगों को हैरानी होगी कि ये आप खाते हैं और ये कहाँ से आए हैं, ये इंडिया के नहीं है। फूड ऑफर्स मेनी एग्जांपल्स, लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंजेस के। ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स, उन्होंने इंट्रोड्यूस किए न्यू क्रॉप्स टू द लैंड्स दे ट्रेवल। उन्होंने नए क्रॉप्स इंट्रोड्यूस किए, जिस नई जगह पे वो जाते थे ट्रेवलर्स, वहां पे न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करते थे। Even ready food stuff in distant parts of the world might share the common origin. Ready food stuff जैसे आप ये मैगी है, कुक एंड सर्व वाली चीजें हैं वो। टेक स्पेगेटी एंड नूडल्स, नूडल्स हमारा नहीं है। It is believed that noodles traveled from west from China to become spaghetti. ये कहा जाता है कि नूडल्स जो हैं ये वेस्ट से ट्रेवल किया, मतलब यूरोप से, फ्रॉम चाइना, मतलब यूरोप से होते हुए, चाइना से होते हुए वो स्पेगेटी बन गया। और परहैप्स अरब ट्रेडर्स जो है पास्ता, जैसे आप लोग पसंद करते हैं, तो ये पास्ता भी इंडिया का नहीं है, इटली से आया था ये। 5th सेंचुरी सिसिली, सिसिली इज अ पार्ट इन इटली, सिसिली से आया था ये जो इटली में है, एन आइलैंड नाउ इन इटली। सिमिलर फूड्स वर आल्सो नोन इन इंडिया, इन जापान। तो ट्रूथ अबाउट, मतलब एग्जैक्टली क्या है नूडल्स, हमारे माइंड में ये है कि ये चाइना से का ओरिजिन है, पर ये वेस्ट से आए थे, और वेस्ट से चाइना से होते हुए यहाँ पे आए थे। नूडल्स एंड पास्ता इटालियन है, वो आपको पता ही होगा। सो द ट्रूथ अबाउट देयर ओरिजिन मे नेवर बी नोन, एंड येट सच गेस वर्क सजेस्ट करते हैं हमें, जो नक्शल में हमें समझाई ये बात समझ में आनी चाहिए, वो ये कि कल्चरल कॉन्टेक्ट के साथ साथ फूड भी एक जगह से दूसरी जगह जाता था। Many of our common food like potatoes, आपको हैरानी होगी, potatoes, सोया, सोया सॉस वगैरह, ये सोया, ग्राउंडनट्स, मूंगफली, मेज, मक्का। आप देखते हैं अमेरिका में बहुत ज्यादा स्वीट कॉर्न जो हम खाते हैं, अमेरिकन स्वीट कॉर्न आर वेरी पॉपुलर। टोमेटोज, चिलीज एंड चिली फ्लेक वगैरह आप डालते हैं ना पिज्जा वगैरह के ऊपर, स्वीट पोटैटोज एंड सो ऑन वर नॉट नोन टू आवर एंसेस्टर्स। ये सब चीजें हमारे एंसेस्टर्स को नहीं पता थी 5 सेंचुरीज पहले। ये फूड जो है दे वर ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस accidentally discovered the vast continent that would later became known to be as America। मतलब ये क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक्सीडेंटली, मतलब वो गया कुछ और देखने था, पर एक्सीडेंटली उसने अमेरिका देखा, तो वहां पे डिस्कवर द वास्ट कॉन्टिनेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिका के स्वीट कॉर्न्स बहुत ज्यादा, आप कई बार वो जब जाते हैं मॉल वगैरह में तो बाहर लिखा होता है अमेरिकन स्वीट कॉर्न, तो ये काफी पॉपुलर है यहाँ के, इंडिया में भी बहुत होती है इसकी, लेकिन वहाँ के काफी पॉपुलर है। So known as the Americas. And here we will use America to describe North America, South America and Caribbean। तभी Americas लिखा हुआ है, आप वर्ड नोट करिए, Americas लिखा है क्योंकि इसमें नॉर्थ अमेरिका भी है, साउथ भी है और कैरेबियन आइलैंड। In fact, many of our common food came from अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, हालांकि वो 11th की हिस्ट्री की बुक्स में है, पर आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगी। अमेरिका में उस समय जो लोग थे वो वाइट अमेरिकन कभी भी नहीं थे। ओरिजिनली अमेरिका बिलोंग टू द ब्लैक अमेरिकन, ये निग्रोस थे जो वहां पे काम करते थे। अमेरिका बिल्कुल जंगल था जब हमारी कंट्री में इंडस सिविलाइजेशन बहुत थ्राइव कर चुकी थी। सो समटाइम्स न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। अब देखिए इस सेंटेंस का कितना डीप मीनिंग है कि कई बार न्यू क्रॉप्स जो हैं वो जीने के लिए, जो बहुत गरीब लोग हैं, पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको जीने के लिए वो एक अनाज ऐसा था कि उनको जीने के लिए चांस मिला था। यूरोप के जो पुअर थे दे बिगैन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर बिकॉज ऑफ हम्बल पोटैटो। सस्ते आते हैं हमारे कंट्री में भी,
आप देख लीजिए सबसे सस्ते होते हैं इस समय, तो एटलीस्ट काफी चीप है। तो हम्बल पोटैटो इसीलिए कहा गया है कि बेचारे पोटैटो जो उस समय, आज भी आप देख लीजिए 50 रुपीज के 2 किलोज आ जाते हैं, तो उस समय तो और भी ज्यादा सस्ते थे, इसलिए उनको यूज किया गया हम्बल पोटैटो, मतलब गरीब लोग बेचारे। वो जो सड़े गले पोटैटो होते थे, ये आप देखिए पिक्चर, अभी मैं समझाऊंगी आपको ये पेंटिंग। आयरलैंड के जो पुअरेस्ट पीजेंट्स हैं, ये पोटैटो पे इतने ज्यादा बेचारे डिपेंड हो गए दैट इवन डिजीज डिस्ट्रॉयड पोटैटो क्रॉप इन मिड 1840s। जो डिजीज था उसने पोटैटो क्रॉप को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसके कारण बेचारे गरीब स्टारवेशन में, भूखमरी में उनकी भी डेथ हो गई। मतलब ये इसीलिए ये फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है दैट द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। पोटैटोज वर इंट्रोड्यूस्ड, अभी मैंने इसी टॉपिक के स्टार्ट करते हुए आपको बताया था। ये कर क्या रहे हैं, ये आप देखिए, द एरिश पोटैटो फेमाइन। एरिश आयरलैंड जो बाद में ये ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट बन गया था। हंग्री चिल्ड्रन डिगिंग फॉर पोटैटोज, इट्स अ वेरी पैथेटिक एंड वेरी मींस बहुत दया वाली वो है ये, बहुत पेंडिंग, बहुत दुख होता है ये देख के कि देखिए बच्चे बेचारे डिग कर रहे हैं पोटैटोज इन द फील्ड जो ऑलरेडी हार्वेस्ट हो चुकी है, कि शायद उनको जमीन में से कुछ पोटैटोज मिल जाए, शायद लेफ्ट ओवर मिल जाए, होपिंग टू डिस्कवर सम लेफ्ट ओवर। ड्यूरिंग द ग्रेट इरिश पोटैटो फेमाइन 1845 से 1849, मतलब 4 साल में अराउंड 1 लाख पीपल डाइड ऑफ स्टारवेशन। आप समझ रहे हैं ये चीज, मतलब देखिए मेरा जो अपलोड करने का पर्पस है, आई जस्ट वांट टू सेंसिटाइज यू। हम हिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं, आपको ये सब रीजंस पता होने चाहिए कि आज जिन आलुओं को आप इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो आलू जब इंट्रोड्यूस हुए थे तो आयरलैंड के गरीब लोगों के लिए वही एक ऐसा वो था। आपको पता है ना, शुगर बहुत होती है उसमें, तो उनके लिए बहुत एनर्जी का सोर्स था वो। 1 लाख पीपल डाइड क्योंकि हार्वेस्ट ही खत्म हो गई थी पोटैटोज की। एंड डबल द नंबर दे माइक एमिग्रेटेड, जो मर गए उसके अलावा जो नंबर लोग थे, वो बेचारे काम के सिलसिले में बाहर चले गए। और ये देखिए बच्चे बेचारे वो हार्वेस्ट को उसको देख रहे हैं जो कि ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, फिर भी बेचारे देख रहे हैं कि शायद कोई ऐसे ही सड़ा गला भी मिल जाए उनको आलू। एंड आलू की बात हो रही है, ये आप ये देखिए, हम्बल पोटैटोज वी आर टॉकिंग अबाउट। नाउ द प्री मॉडर्न वर्ल्ड shrank greatly in 16th century। प्री मॉडर्न वर्ल्ड, बार बार देखिए 16th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में एक्चुअली में मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी। प्री मॉडर्न वर्ल्ड shrank greatly 16th सेंचुरी में, कि आफ्टर यूरोपियन सेलर्स फाउंड अ सी रूट टू एशिया, सक्सेसफुली उन्होंने क्रॉस किया वेस्टर्न ओशन टू अमेरिका। फॉर सेंचुरीज बिफोर, इंडियन ओशन हैड नोन फॉर अ बस्लिंग ट्रेड, मतलब बहुत, जिसे कहते हैं खुशहाल ट्रेड था इंडियन ओशन में चलता था। गुड्स भी आते थे, पीपल, नॉलेज, कस्टम एटसेट्रा, क्रिस क्रॉसिंग इट्स रिवर वाटर्स, मतलब इंडियन ओशन से बहुत ट्रेड होता था। गुड्स भी आते थे, लोग भी आते थे, नॉलेज के लिए आते थे, इंडिया घूमने के लिए आते थे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज सेंट्रल टू दीज फ्लोज। क्रूशियल पॉइंट था ये इन देयर नेटवर्क। द एंट्री ऑफ यूरोपियंस helped expand और redirect some of these flows। यूरोपियंस की जो एंट्री हुई थी उसने क्या किया था, it helped and expand और redirect some of these flows। मतलब ये सारे जो फ्लोज का जो सेंटर है, ट्रेडिंग सेंटर उस समय या इंडिया था या चाइना। बिफोर इट्स डिस्कवरी, अब जो आपको बात सुनेंगे आपको अच्छा लगेगा ये पढ़ के। बिफोर इट्स डिस्कवरी, अमेरिका हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम द रेगुलर कॉन्टैक्ट। अमेरिका, जैसे मैंने आपको बताया, ये कोई मैं एग्जैगरेशन नहीं कर रही, जंगल था, पूरे वर्ल्ड से बिल्कुल कटा हुआ था फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स। बट फ्रॉम द 16th सेंचुरी, उसके जो वास्ट लैंड है, एबंडेंट क्रॉप्स हैं, मिनरल्स हैं, वो बिगेन टू ट्रांसफॉर्म ट्रेड एंड लाइव्स एवरीवेयर। धीरे धीरे करके उन्होंने अपने एग्रीकल्चर को मॉडर्न किया। मिनरल्स हैं वहाँ पे, साउथ अमेरिका में बहुत है, और वहाँ पे एंड दे बिगन टू ट्रांसफॉर्म ट्रेड एंड लाइव्स एवरीवेयर। प्रीशियस मेटल्स, पर्टिकुलरली सिल्वर फ्रॉम द माइंस, जो आज पीरू और मैक्सिको, पीरू मैक्सिको जगह मैं कल आपको दिखाऊंगी मैप में, और ये साउथ अमेरिका में है ये पीरू। एंड एनहांस द यूरोप्स वेल्थ एंड फाइनेंस इट्स ट्रेड विद एशिया। मतलब ये मिनरल जो हैं
इसको देकर एशिया से वो ट्रेड किया करते थे। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं इसमें आपको और बताना चाहती हूँ कि कॉलोनाइजेशन का जो स्टार्टिंग हुआ वो हुआ कैसे। यूरोपियंस ने अपने बड़े श्रूड माइंड को ऐसा कैलकुलेशन से यूज करा कि उन्होंने ये आइडिया लगाया, भी आगे पढ़ेंगे आप इसके बारे में, और वैसे आप 8th में पढ़ चुके हैं। अब उनको ये लग रहा था कि कैसे ऐसा करें, कुछ ऐसा जिससे ट्रेड जो है वो उनको फ्री में चीजें मिल जाए विदाउट गिविंग एनीथिंग। अभी तो वो दे रहे थे एशिया में, मेनली इंडिया और चाइना को, पर विदाउट गिविंग एनीथिंग कैसे वो कर सकते हैं, दे वर थिंकिंग अबाउट दैट। Legend spread in the 17th century. Europe about South America's fabled wealth. साउथ अमेरिका में वेनेजुला, जिसके बारे में आज सुन रहे हैं आपकी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी खराब है, उस समय साउथ अमेरिका के ये पीरू, वेनेजुला, ये बड़े थ्राइविंग थे। ये उनके पास बहुत वेल्थ थी। मैनी एक्सपेडिशंस सेट ऑफ इन सर्च ऑफ एल डोरेडो, फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड। यहाँ पे साउथ अमेरिका में बहुत गोल्ड है, पीरू वगैरह में बहुत गोल्ड था यहाँ पे। Portuguese and Spanish conquest, and colonization of America was underway by mid 16th century. अब पुर्तगीज और स्पेनिश कौन से कॉन्टिनेंट को बिलोंग करते हैं, यूरोप को। अब उनको पता चला, जैसे उन्होंने कॉन्केस्ट शुरू कर दिया और कॉलोनाइजेशन। अब देखिए ये मिड 16th सेंचुरी से ये इनके गलत दिमाग में कॉलोनाइजेशन और कॉन्केस्ट की बात आ गई। इतने कैलकुलेटिव थे ये लोग। मैं यूरोपियंस की बात कर रही हूँ इधर, पुर्तगीज और स्पेनिश की बात कर रही हूँ कि इन्होंने दे स्टार्टेड बाय मिड 16th सेंचुरी। यूरोपियन कॉन्केस्ट was not just a result of superior firepower. Most powerful weapon स्पेनिश कॉन्करर्स का उनकी कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन नहीं था, उनका जर्म्स थे, सच ए स्मॉल पॉक्स। वो जान के जाते थे ये जर्म्स को आगे फॉरवर्ड करने के लिए, ताकि वहां की पॉपुलेशन की डेथ हो जाए। कन्वेंशनल मिलिट्री से नहीं उन्होंने वॉर लड़ा, उन्होंने इट वाज द जर्म्स लाइक स्मॉल पॉक्स दैट दे कैरीड ऑन देयर पर्सन। बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग आइसोलेशन, अमेरिका के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, they had no immunity against these diseases. ये नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दीज डिजीजेस, ये सेंटेंस तो आप बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे कोविड 19 के बाद, कि अमेरिका के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे, जो मैंने आपको बताया, जो मोस्टली डीग्रोस थे, दे वर जस्ट एक मतलब दे वर ट्राइब्स ओनली, लाइक ट्राइब्स ओनली, पढ़े लिखे नहीं थे। उनको तो ये डिजीजेस के बारे में पता ही नहीं था, उनकी बॉडी जो है उससे इम्यून नहीं थी, और उनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं थी अगेंस्ट डिजीजेस दैट जो यूरोप से आ रहे थे। स्मॉल पॉक्स एक डेडली किलर साबित हुआ। आप सभी को, आप देखिए जैसे न्यूबॉर्न होते हैं तो स्मॉल पॉक्स के जो है वो लगते हैं उसके लिए, प्रिवेंशन के लिए। वंस इंट्रोड्यूस्ड इट स्प्रेड इन डीप इनटू द कॉन्टिनेंट ahead even of any Europeans reaching there. तो एक बार ये इंट्रोड्यूस हो गया स्मॉल पॉक्स, ये कॉन्टिनेंट के डीप जाके घुस गया ये, and even of any European reaching there. It killed and decimated those whole communities, paving the way for conquest. Try to understand, मैं आपको सेंसिटाइज करना चाहती हूँ, समझिए कि ये डिजीज जो है इसने मार दिया लोगों को, और उनकी अपनी कम्युनिटी बिल्कुल डेसिमल की तरह हो गई, मतलब बहुत छोटा नंबर हो गया। और इस तरीके से इन लोगों ने, जिसे कहते हैं विदाउट एनी वेपन, दे किल्ड दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, और अपना उन्होंने साम्राज्य फैला लिया। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस, वेरी मतलब दुख वाला भी है ये, लेकिन सेंटेंस को समझने की कोशिश करिए। एनसीईआरटी, आई नो यू नो दैट, बार बार मैं बहुत बार कह चुकी हूँ कि प्लीज अगर आपने एनसीईआरटी समझ ली तो आपको आंसर्स लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको एग्जाम में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये, आई एम नॉट स्पीकिंग अदरवाइज, आपको समझ में नहीं आए तो ये वीडियो 2 बार देखिए, आप 3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप अपने आप से लिख पाएंगे ये। Guns could be bought or captured and turned against the invaders.
बट नॉट डिसीजेस। गन्स खरीदी जा सकती हैं, छीनी जा सकती हैं, इन्वेडर्स को अटैक करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, जैसे होगा ना ऐसे पिक्चर्स वगैरह में आप देखते हैं जो। तो मैं इतना, बट डिजीजेस जो हैं जैसे स्मॉल पॉक्स जैसे, टू विच द कॉन्करर्स वर मोस्टली इम्यून। कॉन्करर्स जो थे वो तो इम्यून थे, पर जहां वो लेकर जा रहे थे वो इम्यून नहीं थे। I hope you have understood the sentence. Until 19th century, poverty and hunger were very common in Europe. और यही वो टाइम था कि जब यूरोप से, मेनली ब्रिटेन से, जो वाइट ब्रिटिशर्स हैं वो अमेरिका चले गए। सिटीज वर क्राउडेड, डेडली डिजीजेस वाइड स्प्रेड थे, ओवर पॉपुलेशन थी इस समय अंटिल द 19th सेंचुरी, उसके बाद नहीं थे। एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स कॉमन थे। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट जैसे क्रिश्चियंस का, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स का, दे वर कॉमन। रिलीजियस डाइसेंटर्स, डाइसेंटर मतलब वन हु रिफ्यूजेस टू एस्टैब्लिश अदर्स व्यूज, दे वर परसिक्यूटेड, मतलब जो किसी दूसरे रिलीजन के खिलाफ आवाज उठाता था उसको कैद कर लिया जाता था, मार दिया जाता था। थाउजेंड्स देयरफॉर फ्लेड यूरोप फॉर अमेरिका, जैसे मैंने भी आप, इसीलिए भी बहुत सारे लोग, पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण वहां पे, मतलब पॉवर्टी के कारण, इतना इसलिए लोग जो है वो यूरोप से अमेरिका भाग गए। बाय 18th century, plantation worked by slaves captured in Africa were growing cotton and sugar for European market. यहाँ पे ऑलरेडी जो प्लांटेशन फील्ड में काम कर रहे थे वो गुलाम स्लेव्स थे, निग्रोस थे, उन कैप्चर्ड इन अफ्रीका, और देवर ग्रोइंग, वहां पे वो कॉटन ग्रो कर रहे थे, शुगर ग्रो कर रहे थे, और उनसे जबरदस्ती ले जाते थे यूरोपियन मार्केट्स में। Until well into the 18th century, China and India were among the world's richest country. आई होप मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, चाइना और इंडिया इस समय तक, until 18th century, 18th century मतलब we are talking about the year 1700 and something, जब ब्रिटिशर्स ने धीरे 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 करके दबे पांव इंडिया में एंट्री मार ली थी। So they were also preeminent in Asian trade. From 15th century, China is said to have restricted overseas contacts or retreated into isolation. इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है? चाइना जो है, कहा जाता है कि चाइना इस समय क्लोज्ड इकोनॉमी हो गया था। माओ स्थान के आने के बाद चाइना की इकोनॉमी ओपन हुई थी, मतलब ईयर 1700 समथिंग में चाइना जो है उसने अपने ओवरसीज ट्रेड बंद कर दिए, कॉन्टैक्ट्स बंद कर दिए, और अपने बैक टू अपनी कंट्री को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया, मतलब नो एक्सपोर्ट नो इम्पोर्ट। China reduced role and rising importance of the Americas gradually moved. चाइना का रोल तो कम हो गया क्योंकि कोई एक्सपोर्ट नहीं, कोई इंपोर्ट नहीं। अमेरिका अब वर्ल्ड ट्रेड का, वेस्ट वर्ल्ड में धीरे धीरे करके अमेरिका सेंटर बनता जा रहा था। यूरोप नाउ इमर्ज्ड एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। यूरोप जो है वो सेंटर, आप ये देखिए कि स्टार्टिंग जब मैंने ये चैप्टर की करी थी तो मैंने आपको बताया था एशिया, और उसमें से भी चाइना और इंडिया ये बहुत थ्राइविंग ट्रेड था इनका। बट ग्रेजुअली 18th सेंचुरी तक चाइना जो है वो अपने आप को, और इंडिया से चीजें खरीदने के लिए, चाइना से चीजें खरीदने के लिए यूरोपियन जो है वो अपना गोल्ड और सिल्वर दिया करते थे। अब चाइना आइसोलेशन में चला गया, और चाइना की जगह जो जगह ली अमेरिका ने ली, पर अमेरिका ने कोई कॉन्केस्ट नहीं किया, अभी नहीं किया, अभी नहीं, अभी तो वो साइलेंटली डेवलप कर रहा था अपने आप को। पर हाँ, कॉन्केस्ट और कॉलोनाइजेशन की स्टार्टिंग यूरोपियंस ने कर दी थी। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये टॉपिक नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा, और टॉपिक नंबर 2 मैं आप लोगों को 2 पार्ट से समझाऊंगी, बिकॉज दिस सबसे बड़ा टॉपिक है वो। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और प्लीज मेरे चैनल को बेटे सब्सक्राइब करिएगा, आप लोग सब जो भी इसको व्यू कर रहे हैं सब्सक्राइब करिएगा, और इसको सब्सक्राइब करके आप इसको आगे अपना कमेंट करिएगा, और मेरे को बताइएगा कि आपके कोई कमेंट्स हो तो मुझे बताइएगा।